जो वॉलंटियर हैं, वॉलंटियर से विशेष निवेदन, बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ के कार्यकर्ताओं ने किया है। हमें बहुत ही अनुशासित तरीके से इस कार्यक्रम को अंजाम देना है, इसलिए आप जहां भी जगह मिले आप लोग बैठें और हमारी माता बहनें और जो बुजुर्ग जो यहाँ आए हैं, इन बुजुर्गों को हमें जगह देनी है। सब लोग बैठे आराम से बैठ जाएं सब लोग, आराम से बैठे सब। जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाएं आप सब लोग आराम से बैठ जाएं। जहां जिस जगह पे आप खड़े हैं वहीं बैठ जाएं आप, ताकि जो पीछे आपके पीछे जो बैठे हैं उनको देखने में कोई असुविधा नहीं हो। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद 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 हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद 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 हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद 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 आरएलपी पार्टी जिंदाबाद 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 आरएलपी पार्टी जिंदाबाद 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 हनुमान बेनीवाल 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 जिंदाबाद आरएलपी पार्टी जिंदाबाद 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 आरएलपी पार्टी जिंदाबाद 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 आरएलपी पार्टी जिंदाबाद हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद 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 हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद 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 हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद 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 हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद 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 सब लोगों से निवेदन है, सब हनुमान लोगों से बेनीवाल निवेदन है, जिंदाबाद आप सब लोग बैठे अपनी अपनी जगह। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद 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 आरएलपी पार्टी जिंदाबाद 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 हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद 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 हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद 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 हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मिनट। आप सब लोग सभी टीप लोग यहाँ से खाली कर दें और अपने अपने यथा स्थान पर विराजे। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन किया जाता है कि यथा स्थान पर विराजे। पीछे जो भी युवा साथी खड़े हैं आप प्लीज नीचे बैठिएगा। जो भी पीछे युवा साथी खड़े डी ब्लॉक में, जो भी युवा साथी नीचे बैठे, माताओं बहनों को व्यवस्थित तरीके से बैठने का समय के लिए दे। इधर जगह है, मीडिया के लिए, ये मीडिया कर्मियों के लिए स्थान दे दे। सामने जो भी लोग खड़े हैं आप सब पीछे हट जाए, या तो नीचे बैठ जाए, या तो सामने जो लोग खड़े हैं या तो नीचे बैठ जाए या साइड में हो जाए। मीडिया कर्मियों को इधर जगह दे। भाई साहब के अभिनंदन के लिए रेणु चौधरी से निवेदन करूंगा कि तिलक लगा करके भाई आप साहब सब का लोग और पीछे हमारे बैठ विधायकों का अभिनंदन करें। रेणु जी चौधरी यहाँ से लोग पीछे हटे, या तो बैठ जाए या पीछे हटे। यहाँ से भी, यहाँ से इधर से पीछे हटे भाई, इधर से पीछे हटो सब, इधर से पीछे हटे सब लोग इधर से पीछे हटो एक बार। मंच के सामने मीडिया के अलावा जो भी बंधु हैं मंच से साइड में थोड़ा डी से पीछे हो जाएं। जो जवान हैं वो मीडिया वालों को जगह दे दें। सबसे निवेदन है कि ये सामने खड़े ना, थोड़ा मंच के सामने जो युवा वो पीछे हो जाएं थोड़े। सभी युवा शक्ति से निवेदन है कि वो पीछे हो जाए। मंच के सामने सिर्फ मीडिया के अलावा कोई नहीं रहेगा। अब संबोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा। इंदिरा जी
जो हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मेड़ता के लोक लाडले विधायक इंदिरा देवी बावरी जी से निवेदन करूंगा वो सभा को संबोधित करें। इंदिरा देवी जी बावरी, मैं निवेदन करूंगा ये मीडिया के अलावा जो मंच के सामने वो सारे भाई बैठ जाएं और पीछे हो जाएं। इंदिरा देवी जी के लिए जोरदार तालियां एक बार। इंदिरा देवी जी बावरी। राम राम सा। आज टोंक के जिला में बजरी माफिया के हल्ला बोल रैली में मंच पर विराजमान आपके लाडला नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, खींवसर से विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब, भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब और सम्मानित मंच और सामने विराजमान हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों और प्यारे बच्चों। वैसे आज हर विधानसभा में और पूरा राजस्थान में जो बजरी माफिया खुद की मनमानी कर रही है और जो मन माने जे आदमी माते अत्याचार भी कर देवे और किसान गरीब का बच्चा ने एक कुचल कर मार देवे, भी वास्ते एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हनुमान जी बेनीवाल साहब पूरा प्रयास करे कि हमारा किसान का बेटा ने किसान को हक किया मिले। मैं आपको एक बात बतानी चाहूँ, आपके टोंक का जो एक बच्चा था, आप लोग सुनो, बच्चा की मौत भी हो गई और आपके नेता, बात तो दूर की बात है पर आपने आई नहीं पूछोगे आप भूखे हो पैसे हो। तो मैं आपसे सबसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग सब मजबूती रखो कि आरएलपी पार्टी एक एन की है, चाहे कोई भी छोटी मोटी घटनाएं जावे, चाहे कोई भी समाज की हो और कोई भी जात की हो, वे जात न्यात नहीं देखता है, सिर्फ एक ही देखता है हनुमान जी बेनीवाल साहब कि समाज ने न्याय किए मिले और ही बेटा ने न्याय किए मिले। और शंकर मीणा की मौत हुई, कुचल कर मार दिया। 4 दिन धरनों पे पुखराज जी गर्ग और बावरी समाज की एक बेटी आपकी 4 दिन धरने पर बैठा और भी बेटा को न्याय भी दिलाया और पूरा जब तक न्याय नहीं मिलो, जब तक आपके सामने एमपी साहब और पूरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो भी पार्टी के कार्यकर्ता आपके बीच में मिला, तो मैं आपसे सबसे यही निवेदन करती हूँ कि सिर्फ आप किसान की और गरीब की बात सुनने वाला एक ही नेता है, सिर्फ हनुमान जी बेनीवाल साहब। आपके बड़ा बड़ा नेता है सचिन पायलट जी, बहुत बड़ी रैली भी करी और अजमेर पैदल यात्रा भी करी, पर आप जनता की बात सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ एक ही आदमी है हनुमान बेनीवाल। आपकी बात भी सुने और आप रोड पर बिठाओ तो आपके बीच में रोड पर बैठी और जब तक आपने न्याय नहीं मिली, जब तक आपके बीच में बैठ और आपने न्याय भी दिलाई। आपने ध्यान है शंकर मीणा की मौत हुई, बीच में खेत के महीने आपके बीच में बैठा रहा और बरसात की टाइम ही और कीचड़ भी है को, तो भी आपके बीच में बैठा रहा और जब तक न्याय नहीं मिले जब तक अटू उठने की कोई हिम्मत नहीं करी। पूरा प्रशासन ने हिलाई दियो और प्रशासन दूर खेत में बुलार और भी बच्चा को न्याय दिलायो। तो मैं आप सब वही निवेदन करूं, हाथ जोड़ मारो वही निवेदन है कि 36 कौम का लोग, आप लोग सब हनुमान बेनीवाल जी को इतना मजबूत करो कि अपने किसान को हक मिल सके और किसान की लड़ाई लड़ सके। आप लोकसभा में देखो, लोकसभा में सांसद तो और भी है पर आपकी बात कोई नहीं उठावे, सिर्फ एक ही आदमी है हनुमान बेनीवाल आपकी बात उठावे। और नारायण जी बेनीवाल, पुखराज जी गर्ग आपकी विधानसभा में हर मुद्दा ने लेकर आप लड़ाई लड़ा। और मैं आपने एक ही निवेदन करूं, चाहे कोई भी हो, माता और बहनों, सब आपने 2023 में एक नया चेहरा लाना है। तो मैं आपसे सबसे निवेदन करती हूँ, जब तक नया चेहरा नहीं आई, जब तक आपको कोई विकास नहीं है, तो नया चेहरा एक ही है, सिर्फ हनुमान बेनीवाल। आप लोग सब हाथ जोड़ मारो, वही निवेदन है कि आप लोग बदलाव चाहो, आप लोग जो बदलाव चाहो, सिर्फ एक ही है, बदलाव करने वाला आदमी एक ही है, सिर्फ हनुमान बेनीवाल। नेता और भी आवे आपके बीच में हाथ भी जोड़े और आपका पग भी पकड़े, पर जब तक आप जनता में दुख पड़ी ना, जब वे नेता जा रहा है एसी में सो जाए, आपकी बात कोई नहीं सुने। सिर्फ एक ही आदमी है जो एसी में नहीं सोता है, रात में नहीं सोता है और दिन में नहीं सोता है,
वो सिर्फ एक ही ध्यान रखता है कि हमारी जनता कत्ती दुखी है। आप रात को 12 बजे फोन करो, आपको फोन उठाई और आपकी बात सुनी, जब तक बात की कोई निवेदन नहीं रही, जब तक आप मुख्यमंत्री ने फोन कर रही तो रात का 12 बजे फोन करी। तो मैं आप सब एक ही निवेदन करूं, सिर्फ एक ही नेता है लड़ाकू और मजबूत नेता एक ही है, हनुमान बेनीवाल। आप लोगों ने सबने मारो हाथ जोड़ो, ही निवेदन है। आप लोग 2023 में आपको सबको कड़ी कड़ी ताकत के साथ हनुमान बेनीवाल जी को हाथ और पग मजबूत करना है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक मजबूत पार्टी है, छोटी पार्टी नहीं है, एक बड़ी पार्टी है। बड़ी बड़ी पार्टी वाले नेता तो आराम सोवे और ऐसे में सो जाए, अपनी बात कोई नहीं सुने। सिर्फ एक ही पार्टी है, आपकी बात सुने और आपके बीच में बैठा रहे। मैं आप सब वही निवेदन करूं, हाथ जोड़ मारा, आपको वही निवेदन है। आप लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बड़ी बड़ी आप लोग ताकत दो तो अपना विकास है और आपको काम है। धन्यवाद, राम राम से। बहुत बहुत धन्यवाद एमएलए साहब। कार्यक्रम की आगे की कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं शेरे राजस्थान हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत करने के लिए हमारे टॉप के जिलाध्यक्ष राजेंद्र जी पराणा, बद्री जी जाट और तिलक लगाकर वह भाई साहब का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। बद्री जी जाट, राजेंद्र जी पराणा और जाकिर जी। जाकिर भाई, आप तीनों भाई साहब का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। उससे पहले रेणु जी, हमारी जो कार्यकर्ता है, वो भाई साहब का तिलक लगाकर स्वागत करेंगी। आप सब लोग थोड़ा पीछे हटो, पीछे हटो ना, आप सब लोग, आप पीछे हटो, थोड़ा थोड़ा पीछे हटो। कि अभिनंदन है आपका, हम मन से दुआ करते हैं। अभिनंदन है आपका, हम मन से दुआ करते हैं। पुष्प बिछाए और पुष्पों की वर्षा हम सब करते हैं। सुस्वागतम, सुअभिनंदन। आदरणीय एमपी साहब का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो किस डिगी कल्याण जी की इस पावन धरा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जय बोलो डिगीपति कल्याण धड़ी की। ट्रक कोऑपरेटर से अजय जी चौधरी है, वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। राजेंद्र जी, बद्री जी और जाकिर भाई, आप तीनों लोग भाई साहब का बड़ी माला पहनाकर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। हनुमान जी आप संघर्ष करो, हनुमान जी आप संघर्ष करो, हनुमान जी आप संघर्ष करो। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें। पुखराज जी का स्वागत करने के लिए हेमराज जी, राजेश जी सरपंच साहब और गणेश जी दायल दूंडी, आप तीनों भोपालगढ़ के विधायक साहब पुखराज जी घर का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। हेमराज जी, राजेश जी सरपंच और गणेश जी दूंडी, प्रधान जी सरपंच बासा, एमएलए साहब का साफा और माला पहनाकर स्वागत करेंगे। साफा लेके आओ ना, क्या टाइम लगाते हो, पहना दो फटाफट। सरपंच साहब, प्रधान जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय भोपालगढ़ के विधायक साहब पुखराज जी घर का। कार्यक्रम की आगे की कड़ी में नारायण जी बेनीवाल, खींवसर के एमएलए साहब का स्वागत करने के लिए खुशीराम जी, रणदीप जी पवार, जीतराम जी ताखर भाई साहब का माला और साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। जोरदार तालियों
तालियों के साथ एमएलए साहब खींवसर नारायण जी बेनीवाल का स्वागत और अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ। कार्यक्रम के आगे की कड़ी में मेड़ता विधायक इंदिरा जी बावरी का स्वागत करने के लिए कीर्ति जी कुमाऊत, रेणु जी चौधरी शॉल और माला पहनाकर स्वागत करेंगे। रेणु जी चौधरी, कीर्ति जी कुमाऊत। जोरदार तालियों के साथ नारी शक्ति की प्रतीक मेड़ता जी की विधायक इंदिरा जी बावरी का जोरदार स्वागत और अभिनंदन। रुक जाओ, इख्तियार खान जी अजमेर की जो अल्पसंख्यक के अध्यक्ष है वो भाई साहब का स्वागत करना चाह रहे हैं। एक मिनट आराम से चले जाओ। कहाँ है तस्वीर कहाँ पे? छोटू सिंह जी सरपंच और सत्यनारायण जी पराना भाई साहब का, महाराजा सूरजमल की जी चौधरी, मुकेश जी ताकर, राकेश जी शेरावत, डिगी कल्याण जी की मूर्ति भेंट करके भाई साहब का स्वागत करेंगे। जिन जिन का स्वागत का कार्यक्रम हो गया वो सब लोग मंच से नीचे चले जाएं। जिन कार्यकर्ताओं ने स्वागत कर दिया है वो सब नीचे जाएं। पच्चेवर जो मंडल के लोग हैं वो भाई साहब को मूर्ति देंगे, वो सब ऊपर आए स्टेज पे एक बार। जिन्होंने स्वागत कर दिया है वो सब लोग नीचे चले जाएं। पच्चेवर मंडल से जो लोग आए, अशोक मोड़ला, जीतराम जी तिलाऊ, राकेश जी शेरावत मूर्ति भेंट करने के लिए। बस हो गया। सब लोग जिन्होंने स्वागत कर दिया वो सब लोग नीचे आ जाए। भाई साहब को जेड़ी भेंट कर रहे हैं। जिन्होंने स्वागत कर दिया वो सब लोग नीचे चले जाए एक बार। बागचंद जी जो मंडी के अध्यक्ष है वो भाई साहब का स्वागत करेंगे, मंच पर पहुंचे। जय बोलो डिगी कल्याण जी महाराज की, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। जिन्होंने स्वागत कर दिया वो सब मंच से नीचे चले जाए एक बार। कार्यक्रम की आगे की कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं खींवसर के लोक लाडले विधायक, राजस्थान विधानसभा में दलित पीड़ित शोषित की मजबूत आवाज आदरणीय नारायण जी बेनीवाल को, वो आप सबको संबोधित करेंगे। जोरदार तालियों के साथ नारायण जी बेनीवाल का स्वागत और अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ। जोरदार तालियों के साथ खींवसर के लोक लाडले विधायक नारायण जी बेनीवाल का संबोधन। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा, ये कार्यक्रम
न केवल देश में बल्कि विदेश में सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से पहुंच रहा है। जिन लोगों ने भी अपने गले में जो आरएलपी का दुपट्टा डाल रखा है, आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि बिना कुछ कहे आप मंच के नीचे चले जाएं। और इधर से भी जिन जिन लोगों ने दुपट्टा डाल रखा है, आपको व्यवस्था बनाने के लिए ये जिम्मेदारी दी गई थी, आप सब लोग नीचे उतरें और इधर से भी नीचे उतरें, इधर से भी जिन जिन्होंने डाल रखा है नीचे उतरें आप। ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है और जो मीडिया के लिए जो जगह आरक्षित है, आप सब लोग, रामपाल जी आप सीनियर आदमी हैं, ये व्यवस्था आपको बनानी चाहिए। मीडिया के बंधु जो खड़े हैं उनको बिठाओ सबको। आप टोंक जिले की इस पावन धरा पे बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में मंच पे विराजमान परम आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष फुकरा जी गर्ग, मेड़ता विधायक बहन इंदिरा जी बावरी, सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान हजारों की संख्या में पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा कि इस टोंक के इस कस्बे मंडी प्रांगण में आज आपने विशाल कार्यक्रम का जो आयोजन करके और एक किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल जो रात और दिन जग के और आपके हक और अधिकार के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहा है, उस व्यक्ति को आपने मजबूती देने का जो काम किया उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें आपको बताई। हम इतना ही निवेदन करने आपके बीच मारवाड़ की तरह से चल के आए हैं। जब हम मारवाड़ की तरह से सुनते थे कि टोंक जो भी राजस्थान की राजधानी जयपुर का नजदीकी इलाका है, यहां निश्चित रूप से विकास भी हमसे बहुत आगे होगा, शिक्षा का स्तर भी हमसे बहुत आगे होगा, लेकिन पिछले 3-4 दिन से जब यहां के गांवों में जाने का अवसर मिला तो जिस तरह मोर सुंदर नाच नाच के और अपने पांव की तरफ देख के उदास होता है, वैसे ही हम लोगों को भी एक इस चीज की उदासी हुई कि आप लोगों को 75 वर्ष के अंदर आपके नेताओं ने धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया इस टोंक जिले को। साथियों, जो बजरी माफिया जो अपने आप को परमिटधारी बोलते थे कि हमारे पास पट्टा है, हम चाहे जहां खनन करेंगे, चाहे जैसे काम करेंगे, अवैध नाके लगा दिए पूरे जिले के अंदर। लेकिन आपको एक चीज सोचनी है कि हनुमान बेनीवाल जी ने जिस दिन बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल का कार्यक्रम आयोजित किया, आधे से ज्यादा नाके वाले नाके छोड़ के भागे। ये तो सही बात है ना, टोंक जिले से आप सब लोग पधारे हैं। मैं जब परसों आया यहां, आते ही सबसे पहले यहां के माइनिंग इंजीनियर को एक चिट्ठी लिखी, एक विधायक की हैसियत से, कि माइनिंग इंजीनियर आप ये बताएं हमें कि टोंक जिले के अंदर किस किस फर्म को कितने कितने इलाके में आपने बजरी की लीज दी, कहां कहां आपने नाकों के लिए उनको परमिट दिए, कौन कौन सी जमीन पे ये लोग अपने स्टॉक की परमिट इनको दिया, और ये जो खनन के लिए बजरी की जो लीज दी, इसमें नियमानुसार 12 महीने में कितने दिन तक ये काम करेंगे। मैं ये सारा उसका आदेश जो आज ही मुझे एमई की तरफ से जो कागज प्राप्त हुआ है, मैं ये लेके आया हूं, जिसमें मैं विशेषकर युवा साथियों से कहूंगा, सिर्फ भीड़ इकट्ठी हो जाना और ताली बजा के अपने घर चले जाने से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। हमें आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि नीतियों बनाने वाले लोगों ने हमेशा बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में नीति बनाई, क्योंकि किसान परिवार के बेटे और बेटियों के हाथ में अभी तक कलम कभी राजस्थान के अंदर नहीं आई, और इसी का खामियाजा आज हम सब लोग यहां भुगत रहे हैं। मुझे जो चिट्ठी मिली, इसके अंदर लिखा है कि मानसून अवधि 1 जुलाई 2023 से 30 अगस्त 2023 के दौरान नदी क्षेत्र में खनन कार्य बंद रखने हेतु पाबंद किया गया है। वर्तमान में पट्टाधारियों द्वारा समस्त नदी क्षेत्रों में खनन का कार्य 30 सितंबर तक बंद रहेगा। मेरे मीडिया के बंधु भी यहाँ मौजूद हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, यह जो सरकारी कागज जो लेके आया हूं मैं,
मैं इसकी प्रति आपको भी उपलब्ध कराऊंगा। और गांवों से जो लोग आए, लीज इलाके से, उन युवा साथियों से भी और जनप्रतिनिधि जो आए वो भी इस कॉपी को लेके जाएं और अपने अपने इलाके में यदि कोई बजरी धारक आज से यदि खनन का कार्य कर रहा है उसको तुरंत आप लोग बंद कराइए। आपको बंद कराने में यदि कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के किसी भी सदस्य को मिस कॉल के मार्फत उसको एक टेलीफोन करके बता सकते हैं। हम आपके लिए जहां जहां आपका पसीना गिरेगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी खून देके भी आपके ऋण को हमेशा उतारने का हम लोग प्रयास करेंगे। टोंक जिला अब निश्चित रूप से जाग गया, मुझे पता लगा है और सही है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहां जो सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जिस दिन यदि आप जग गए, मैं तो कह रहा हूं बदरी माफिया नहीं, अभी ये टोंक के अंदर कई माफिया दूसरे भी काम कर रहे हैं। अभी कुछ मीडिया के बंधुओं से भी मुझे जानकारी मिली कि कई लोगों को लोक अदालतों में जाना पड़ा। नगर परिषद की सीमा के अंदर हाईवे के ऊपर इन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए, आने जाने लोगों से ये हफ्ता वसूली का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपको भरोसा दिला के जाना चाहते हैं, हनुमान जी का एक आदेश हम सारे राजमार्गों से, आपने देखा पिछले 5 दिन से मैं टोंक और जयपुर के बीच रोज आके जा रहा हूं। मैंने बैरिकेड्स नहीं देखे, परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको मैंने गश्त करते नहीं देखा। वो डरे हुए हैं कि हनुमान जी की सेना टोंक जिले के अंदर आई हुई है और यदि हमने कोई गलत काम किया तो निश्चित रूप से हमें ऊंचा लटकाने का काम भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार के लोग करेंगे। साथियों, रोने से राज नहीं मिलता, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल जो भी आपको संबोधन करेंगे उनका एक एक शब्द आपको सुनना है। हनुमान जी बेनीवाल यदि चाहते तो ये भी सत्ता सुख भोग सकते थे। कोई भी जब एमएलए और एमपी बनता है उसकी एक ही शर्त होती है कि बड़ा पैसा कमाओ और ऐश मौज करो, लेकिन एक किसान के बेटे के अंदर दर्द है, दिल के अंदर दर्द है किसान के बेटे के। हनुमान जी हमेशा एक चीज कहते हैं कि मैं राजस्थान के अंदर ऐसी व्यवस्था का मैं परिवर्तन करना चाहता हूं, मैं राजस्थान में ऐसी व्यवस्था बढ़ाना चाहता हूं कि गांव का गरीब और दलित व्यक्ति जब कोर्ट कचहरी थाने तहसील में जाए तो वहां का अधिकारी खड़ा होकर कहे बाबा बताओ मैं आपकी क्या काम क्या सेवा आपकी कर सकता हूं। ऐसा राजस्थान हम बनाना चाहते हैं। युवा साथियों, आज टोंक के अंदर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ लोग जरूर कहते हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हनुमान जी के साथ तो सिर्फ नौजवान है, लेकिन आज हर तीसरे नौजवान के पीछे एक पगड़ीधारी बाबा भी बैठे हैं। मैं इतना ही निवेदन युवा साथियों से करूंगा कि अपने जोश को बरकरार रखें और इस जोश में होश के साथ आप आगे बढ़ के और अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेके, और हमें एक ही काम करना है कि किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल ने जो व्यवस्था परिवर्तन का बिगुल राजस्थान के अंदर बजाया है, ऐसे अपने बेटे अपने भाई हनुमान बेनीवाल को इतना आप मजबूत कर दो। और कलम जिस दिन किसान के बेटे के हाथ में राजस्थान की आ गई, मैं तो कह रहा हूं बजरी माफिया ही नहीं, ये सारे के सारे माफिया पाकिस्तान की तरफ आपको भागते हुए नजर आएंगे। मैं टोंक जिले के अंदर कई गांवों में मुझे जाने का अवसर मिला। शिक्षा का स्तर भी यहाँ कम है। मैं यहाँ जो अभी बड़े बुजुर्ग लोग आए इनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि किसान के बेटे बेटी जब तक पढ़ के और जहां देश और प्रदेश की नीतियां बनती है उस कुर्सी पे बैठकर जब तक इनके कलम इनके हाथ में नहीं आएगी तब तक हमारे कल्याण की बात हम सब करें तो ये बेमानी है। मैं इतना निवेदन आज आपके बीच में करने आया हूं कि हम सबको मिलके नए राजस्थान का निर्माण करना है। हनुमान बेनीवाल जी हमें जो भी रास्ता दिखाए, आज हम लोग जो बजरी के खिलाफ हल्ला बोल के हमारे जो कार्यक्रम बीकानेर जिले के कोलाई से लेके नागौर के रियाबड़ी से लेके भीलवाड़ा से लेके और बाड़मेर जिले के दोरीमीना और आज ये भीलवाड़ा की जो सभा है, हमने इन बजरी माफियाओं का अकल ठिकाने लगाने का बहुत बड़ा काम भी किया है। आप लोगों ने देखा होगा हमने इनके खिलाफ एफआईआर भी की है। यहाँ भी हम बहुत सारे कागजात जो इकट्ठे करके लाए हैं। निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आप सबको इन बजरी माफियाओं के चंगुल से मुक्त करा के हम लोग वापस लौटेंगे। मैं इतना ही निवेदन आपसे करूंगा क्योंकि कोई भी आंदोलन जो है उसकी सफलता अनुशासन पर निर्भर करती है। दोस्तों, हम लोग अनुशासित तरीके से मंच से जैसा डायरेक्शन आपको मिले, हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल जैसा आपको डायरेक्शन दे उसी डायरेक्शन में हम सबको चलना है। ये जैसा कहें वैसा हम सबको मिलके और इन बजरी माफियाओं ही नहीं इस
सरकार की अकल को हमें ठिकाने लगाने का काम करा है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस भी चुप है बजरी के मामले में और भारतीय जनता पार्टी भी चुप है। ये मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर जो चल रहा है, इस खेल को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तब तक हमें हमारे अधिकार और हमारे हकों से हमें वंचित रहना पड़ेगा। बुजुर्ग लोग कहते थे, एक छोटी सी बात के का उदाहरण देके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बुजुर्ग लोग कहते थे कि एक बार 4 युवकों ने एक राजा की मदद की और राजा ने यह वचन दिया कि आप चारों जो मांगोगे आपको मिलेगा। उसमें से एक व्यक्ति बोला कि राजा जी मेरे गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं है। राजा जी ने कहा बिजली की व्यवस्था कर दो। दूसरे ने कहा राजा जी मेरे गांव में सड़क नहीं है, कि सड़क बना दो। तीसरे ने कहा पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था कर दो। चौथा व्यक्ति बड़े समझदार था, उसने कहा राजा जी मांगूंगा तो सही में, लेकिन आप दे नहीं पाओगे, आप मुझे एक बार पुनः वचन दो कि जो मैं मांगूंगा वो आप दोगे। राजा जी ने कहा ठीक है, मैं वचन देता हूं कि तू जो कहेगा वही करूंगा। तब उसने कहा राजा जी मुझे आपकी कन्या का हाथ जो है मेरे हाथ में दे दो, उसकी शादी मेरे से कर दो। आप समझ गए होंगे कि जब राजा के लड़के की शादी उस लड़के से हुई तो निश्चित रूप से लाइट, पानी, बिजली सब की व्यवस्था उस गांव में हो गई। कहने का मतलब यह कि जब तक सत्ता प्राप्ति हम नहीं करेंगे, किसान का बेटा जब तक देश की और प्रदेश की राजनीति के सर्वोच्च पद पे नहीं बैठेगा तब तक हमें ऐसे ही माफियाओं से लड़ना पड़ेगा। इसलिए एक हो जाओ और आने वाले 2023 के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दलाली नेताओं से आप सबको राजस्थान से मुक्ति इन सब लोगों को दिला के और अच्छे जनप्रतिनिधियों को हमें आगे लाना है। एक बार पुनः राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टोंक इकाई के समस्त पदाधिकारियों को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा और विशेषकर कई बुजुर्गों को जिन्होंने पिछले 3 दिन से सुबह से लेकर रात तक हमारे साथ गांव में भी गए, बड़े चिंतित है कि बरसात का मौसम है और कितना बड़ा कार्यक्रम होगा। लेकिन परमपिता परमेश्वर की, डिकी कल्याण जी की और केदारनाथ जी महाराज की विशेष कृपा हम लोगों में हुई, तेजा जी की और देवनारायण भगवान की, कि आज बहुत बड़े शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, हनुमान जी बेनीवाल जैसे निर्देश आप सबको दें, हम सबको मिलके व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में अपने भाई, अपने बेटे, किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल को थकड़े नहीं देना है। ये मैं निवेदन आपके बीच करके और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले युवा साथियों से इतनी अपील करूंगा कि नशा मुक्त और शिक्षित समाज बना के और हमें किसान परिवारों का नाम आने वाले दिनों में रोशन करना है। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद एमएलए साहब। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अजय जी चौधरी जो बजरी यूनियन के अध्यक्ष हैं, उनकी टीम भाई साहब का स्वागत करेगी। जोरदार तालियों के साथ भाई साहब का स्वागत और अभिनंदन। सभी लोगों से निवेदन है, स्वागत के बाद सब लोग वापस अपने स्थान पर चले जाएं। स्वागत के बाद सभी लोग अपने स्थान पर चले जाएं। मीडिया के अलावा जो भी लोग यहां खड़े हैं वो सबसे निवेदन है, डी में जो लोग खड़े हैं सब बैठे। सभी लोगों से निवेदन है अपने स्थान पर चलें। सभी लोग अपने स्थान पर चलें। सभी लोगों से निवेदन है कि अपने स्थान पर चलें। सब लोग, आप सब लोग अपने अपने स्थान पर आ जाएं। कार्यक्रम के आगे की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, सभी लोग एक बार बैठे।
लालगढ़ के विधायक पुखराज जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। आप सबको संबोधित करेंगे आदरणीय पुखराज जी गर्ग साहब। आज टोंक के इस मंडी प्रांगण के अंदर बजरी माफिया के विरोध में अल्लाह बोल प्रोग्राम के अंदर हमारे बीच उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, दलित गरीब और किसान के मसीहा, नागौर के लोकप्रिय सांसद भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब, खिंवसर से विधायक और हनुमान जी बेनीवाल साहब के साथ में हमेशा एक लक्ष्मण की भूमिका में खड़ा रहने वाले नारायण जी बेनीवाल साहब, मेड़ता की विधायिका बहन इंदिरा जी और सम्मानित मंच, आज टोंक के इस मंडी प्रांगण में उपस्थित विभिन्न गांव और डाणियों से पधारे हुए बुजुर्गों, युवा साथियों एवं मातृशक्ति, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सभी को राम राम करता हूं। साथ ही जो टोंक की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम है, जिन्होंने पिछले दिनों से गांव के दूर दराज गांव के अंदर पहुंचकर इस प्रोग्राम की सभी को पीले चावल बांटे, आप सभी लोगों को निमंत्रण दिया, मैं उस टीम का भी अभिनंदन करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, अभी जो प्रोग्राम है वो मुख्य प्रोग्राम बजरी माफिया के विरोध में अल्लाह बोल का है। बजरी माफिया ने पूरा प्रदेश के अंदर एक आतंक का माहौल बना रखा है, एक डर का माहौल बना रखा है और जबरदस्त बजरी खनन, अवैध बजरी खनन कर रहा है। और इस अवैध बजरी खनन पर सरकार भी मौन दान करके बैठी है और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी वो भी अपनी इनसे मिली हुई बैठी है, किसी तरह का कहीं भी आवाज नहीं उठा रहे। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर हनुमान जी बेनीवाल साहब ने 8 रैलियों का आयोजन किया था, उसमें यह 8वीं रैली है। और जहाँ भी, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे रिया के अंदर हो, चाहे कोलायत हो, चाहे दोहरी मना हो, सभी जगह वहाँ के लोगों में एक बहुत बड़ा भय व्याप्त है, डर व्याप्त है। भूमाफिया ने जबरदस्त एक आतंक मचा रखा पूरा प्रदेश के अंदर। आपने देखा होगा आपके टोंक के अंदर भी कुछ दिन पहले एक दलित परिवार के शंकर मीणा की एक निर्मम हत्या कर दी गई थी और 3 दिन तक उस शंकर मीणा की जो बॉडी है वो घटना स्थल पर रही। लेकिन कोई भी व्यक्ति, चाहे कांग्रेस का राज है, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, कोई भी व्यक्ति उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए वहां मौके पर नहीं पहुंचा, यह आपने देखा होगा। लेकिन यहां से 500 किलोमीटर दूर बैठे उस शख्सियत के दिल के अंदर दर्द था, उस शख्सियत के एक जुनून था कि दलित परिवार के साथ में जो अन्याय हुआ है
मैं उसको न्याय दिलाऊंगा और मैं उसको न्याय दिलाने के बाद ही रुकूंगा। उन्होंने आदेश किया कि हमारे पार्टी के विधायक वहाँ पहुँचेंगे। हम लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ की स्थिति देखी, गांव वालों से बात हुई, सभी लोग, गांव के सभी लोग डरे हुए थे। बॉडी के पास में गिने चुने लोग आ रहे थे। सभी लोगों के अंदर ये डर था कि बजरी माफिया हमारे साथ कुछ घटना कर देगा, बजरी माफिया हमारे साथ में मारपीट कर देगा, बजरी माफिया हमारे साथ में कोई अत्याचार कर देगा। इस टाइप का गांव के अंदर भय था। लेकिन जब हम पहुंचे और हनुमान जी बेनीवाल साहब ने ट्वीट किया तो लोगों के अंदर एक जुनून पैदा हुआ, लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ, लोगों में एक ऐसा जुनून पैदा हुआ जो सभी लोग उस घटना स्थल पर आए और उस शंकर मीणा को न्याय दिलाने के लिए हनुमान जी बेनीवाल साहब खुद उनके बीच में आकर उनको न्याय दिलाए। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, चाहे टोंक के दलित शंकर मीणा की हत्या हो, चाहे बाड़मेर के अंदर अल्पसंख्यक एक व्यक्ति की हत्या हो, वो बजरी माफिया के द्वारा हत्या की गई थी। बाड़मेर के अंदर भी उस परिवार को किसी व्यक्ति ने न्याय दिलाया, तो वो व्यक्ति का नाम है हनुमान बेनीवाल। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर कहीं भी अत्याचार हुआ हो, चाहे दलित परिवार के साथ अत्याचार हुआ हो, आपने अखबारों के अंदर माध्यम से पढ़ा होगा, टीवी के माध्यम से देखा होगा। जालौर के अंदर इंदर मेघवाल की नरसंस हत्या हुई थी। उस मेघवाल परिवार को भी न्याय दिलाने के लिए कोई व्यक्ति 500 किलोमीटर दूर से, नागौर से अगर जालौर के दूर दराज उस सुराना गांव के अंदर कोई व्यक्ति पहुंचा तो वह हनुमान बेनीवाल था। साथियों, मैं एक बताना चाहूंगा, प्रदेश के अंदर सतीसी कौम के अंदर एक ऐसा विश्वास पैदा हो गया है सभी लोगों को कि हनुमान बेनीवाल आएगा जब ही हमें न्याय मिलेगा। कहीं भी अत्याचार की बात हो, चाहे महिला पे अत्याचार की बात हो, चाहे दूसरे किसी दलितों में अत्याचार की बात हो, चाहे किसानों के मान सम्मान की बात हो, तो हमेशा आवाज आती है कि हनुमान जी बेनीवाल साहब यहाँ पधारे हैं, और अगर आ नहीं सकता है तो एक ट्वीट कर दें ताकि ट्वीट से हमारा काम हो जाएगा। तो साथियों, मैं ये बताना चाहूँगा, हनुमान जी बेनीवाल साहब प्रदेश के सतीसी कौम का एक विश्वास के आशा की किरण बन चुके हैं। सभी लोगों को विश्वास है कि हनुमान बेनीवाल आएगा जब भी हमें न्याय मिलेगा। तो ऐसी शख्सियत जो आपके बीच में आज उपस्थित है, नारायण जी ने बताया था हमको कि यहाँ के जो माइनिंग अधिकारी ने जो लिखित में दिया है कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पूरा प्रदेश के अंदर खनन बंद रहना चाहिए। लेकिन आप देखिए, आज भी जब हम जयपुर से आ रहे थे तो रास्ते के अंदर सभी जगह खनन हो रहा था, बहुत सारी गाड़ियां बजरी भर के जा रही थी। तो ये सारी व्यवस्था जिसको सरकार ने इसको सुरक्षा प्रदान कर दी है, सरकार इस माफिया का एहसान उतार रही है। ये वो सरकार है जब अशोक जी गहलोत साहब की सरकार का एक खतरा आया, सरकार गिरनी थी, लेकिन सरकार को बचाने के लिए गहलोत साहब सारे विधायक और मंत्रियों को लेकर वहाँ जैसलमेर की एयर होटल के अंदर रुके थे। वो होटल भी इस बजरी माफिया की थी, इसलिए सरकार इस बजरी माफिया के विरोध में कोई काम नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं प्रदेश के अंदर चाहे किसानों के मिनिमम समर्थन मूल्य की बात हो, जब भी अगर प्रदेश का एकमात्र सांसद जिन्होंने किसानों के साथ में उस कड़ाके की ठंड के अंदर शाहजहांपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठा, तो वो भी एक शख्सियत थी, वो नाम है हनुमान बेनीवाल। तो आप सभी लोगों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि 2023 को अगर दलितों को सुरक्षित चाहते हो, महिला और बहन बेटियों की सुरक्षा चाहते हो, किसान का मान सम्मान चाहते हो, तो 2023 के अंदर
उस कुर्सी पर उस सक्सेस को बैठाएं जिस कुर्सी से आप सभी के हित के, आप सभी के विकास की बात कर सकें, आप सभी के मान सम्मान की बात कर सकें। इसलिए आप सभी लोग 23 के अंदर एक ही बात का ध्यान रखें, एक ही नाम ध्यान रखें, वो हनुमान बेनीवाल, और एक ही चुनाव चिन्ह ध्यान में रखें, बोतल का चुनाव चिन्ह। और उसी कि जो आप सभी लोगों की जो ताकत होगी वो ताकत हनुमान जी को मजबूत करेगी, और हनुमान जी हमेशा आपके लिए रात और दिन काम करेंगे, आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। पुनः मैं जो टीम है टोंकी, जिन्होंने बहुत शानदार सभा रखी, बहुत शानदार व्यवस्था की, इसलिए उस टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और आप सभी का पुनः आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप सब पधारे और आपने हनुमान जी के अंदर विश्वास व्यक्त किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजेंद्र जी, कार्यक्रम की आगे कड़ी में युवा नेता रालोपा जिलाध्यक्ष टोंक भाई राजेंद्र जी प्राणा आप सबको संबोधित करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। राम राम साहब, सबसे पहले एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोला तेजाजी महाराज की जय, बोला देव नारायण भगवान की जय, बोला केदारनाथ महाराज की जय, बोला राम सा पीर की जय। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब, पार्टी के आपने जो इस कृषि मंडी प्रांगण में इस तरीके से जो उपस्थित हुए हो, यह जनसमूह उमड़ा है। निश्चित तौर पर ये साथियों टोंक जिले के अंदर हनुमान बेनीवाल जी की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की नींव यहां पर लग चुकी है, यह पौधा लग चुका है। साथियों, 2-3 दिन से ये जो बरसात का मौसम हो रहा था, इससे ऐसे लग रहा था कि जैसे पिछली 17 जून को बिपरजॉय तूफान के कारण यह जो रैली स्थगित हो गई थी, 2-3 दिन से फिर मौसम ऐसे ही हो रहा था, तो ऐसे लग रहा था कि नहीं होगी भाई। दिल धक धक कर रहा था। मेरे साथियों, आप सब लोगों ने हिम्मत दी कि भलाई गढ़ाई पड़ा है, अब की बार रैली कराई मान ला। साथियों, मैं आपका हृदय की गहराइयों से पूरी समस्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी टोंक की टीम की तरफ से हृदय गहराई से आपका आभार प्रकट करता हूं। एक बात मैं आज आपके सामने माननीय सांसद साहब के सामने कहना चाहता हूं। टोंक जिले के अंदर 36 कौम के किसी भाई को, किसी भी कौम को अगर कोई अत्याचार होता है, कोई परेशानी होती है, आधी रात को आपके भाई को याद करना, आपका भाई समस्त टीम के साथ आपके सामने कंधे से कंधा खड़ा कर तैयार मिलेगा। राम राम साथियों, जय हिंद, जय भारत। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले हमारे भाई साहब के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा। कब वादा करके भूल जाए ऐसा तुम्हारा भाई नहीं, वादा करके भूल जाए ऐसा तुम्हारा भाई नहीं। अरे ये हनुमान बेनीवाल है, कोई कांग्रेस बीजेपी की सरकार नहीं है। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम की आगे की कड़ी में जिस शख्स का आप सब लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जननी जने तो एड़ो जने कह दाता के सूर, नहीं तो रीजे बांजड़ी मती गुमाजे नूर। बहुत सारे सम्मान और आदर के साथ शेर राजस्थान रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल।
मीडिया के अलावा जो वॉलंटियर खड़े हैं, आप लोग कम से कम ध्यान रखें, अपनी मर्यादा का ध्यान रखें। ये आपका कार्यक्रम है, स्व अनुशासित कार्यक्रम होके कल को ये मैसेज पूरे देश के अंदर जाना चाहिए कि हनुमान जी की सेना कितनी अनुशासित सेना है, तभी तो हम सरकार बनाने की बात करेंगे। एक इशारे में यहाँ मीडिया के बंधुओं के अलावा कोई व्यक्ति खड़ा नहीं रहे, ये आपसे विशेष आग्रह, आप लोग सब नीचे बैठ जाएं। सबसे पहले तो टोंक की ऐतिहासिक रैली के अंदर बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम में 2-3 जोरदार जयकारों से मेरी बात शुरू करूंगा। जय बोले मिर्चा जी महाराज की, जय बोले देवनारायण भगवान की, जय बोले केदारनाथ जी महाराज की, जय बोले रामसा पीर की। उपस्थित भोपालगढ़ के विधायक और हमेशा विधानसभा के अंदर शोषित, पीड़ित और किसान की बात रखने वाले भाई पुखराज जी गर्ग, खिंवसर के विधायक और छोटे भाई नारायण बेनीवाल, मेड़ता की विधायक इंदिरा जी बावरी, भाई युवा मोर्चा के हमारे आरएलपी के भाई रणदीप, सारे जिला अध्यक्ष पार्टी के महासचिव, पार्टी की पूरी टीम और टोंक जिले के जिला अध्यक्ष के रूप में लंबे समय से काम कर रहे भाई राजेंद्र पराणा, सत्ताराम जी, अग्रिम पंक्ति में नाम लेकर जाऊं, उदयलाल जी डांगी, छुट्टन यादव, मनीष जी और सारी जिला अध्यक्ष, तमाम हमारे अजमेर से लेके सीकर से लेके तमाम जो जिलों के अध्यक्ष, पूरा आरएलपी का पूरा पार्टी परिवार, चूंकि नाम लेने में समय बहुत बीत जाएगा और हमें अगले पड़ाव की तैयारी करनी है, क्योंकि बजरी को लेके 9 के लगभग बड़े प्रदर्शन और रैलियां राजस्थान के अंदर करी और मैं चाहता हूं कि टोंक की रैली के बाद इसका समापन करें, यार पार की लड़ाई की अंतिम रैली हो, ऐसी मेरी इच्छा है। इसलिए कहना चाहूंगा सम्मानित मंच, सारे मेरे प्रवक्ता, छोटे भाई और उपस्थित हजारों की तादाद में मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, उपस्थित मातृशक्ति और मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि टोंक के अंदर आपने 3-4 दिन की मेहनत के अंदर ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे पूरा भरोसा था कि टोंक की रैली ऐतिहासिक होगी। यह हल्ला बोल प्रदर्शन है, कांग्रेस बीजेपी गलतफहमी में नहीं रहे। अगर हम रैली करना चाहेंगे तो इससे 10 गुना रैली भी टोंक की धरती पर कर सकते हैं। यह हमारा हल्ला बोल प्रदर्शन का कार्यक्रम था, जो मात्र 4 दिनों की मेहनत के अंदर छोटे भाइयों ने, मेरे विधायकों ने और पार्टी के तमाम नेताओं ने अपने दम पे आपके बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और आप सब ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। चूंकि 17 जून को रैली होनी थी, लेकिन बिफरजोय की वजह से मुझे आपकी चिंता थी। रैली से ज्यादा मेरे लिए आपकी जान माल और सुख से ज्यादा जरूरी है।
इसलिए मैंने उस रैली को स्थगित किया था। और तब बीच में जब बजरी माफिया ने शंकर मीणा की निर्मम हत्या की, उस समय हनुमान बेनीवाल आपके बीच आया था। शंकर का भाई पिंटू अभी मेरे साथ ही था, लगातार मेरे संपर्क में। मैं पिंटू और उसके परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 11-12 मुलजिम पकड़े गए हैं। इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी संदिग्ध है। जो संदिग्ध है, जितने भी मुलजिम हैं, अगर अपराधियों के साथ किसी ने चाय पी, फोटो भी खिंचाई और बात भी करी, वो तमाम सलाखों के पीछे होंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। आर्थिक मुआवजे की बात थी, मैंने पहले ही आते ही पूछ लिया था। अभी तक 4 लाख से थोड़ा सा पैसा ज्यादा पहुंचा है। मैं आश्वस्त करता हूं कि आने वाले 2-3-4 दिन के अंदर जो 50 लाख की बात करी थी, वो सारा पैसा पिंटू को और शंकर के परिवार को सरकार पहुंचा देगी। संविदा पर नौकरी सहित पूरी जांच की मांग करी, नके हटवाए। लेकिन मुझे कोई कह रहा था कि 5-7 दिन तो ठीक चला मामला, लेकिन टोंक में तो बजरी का जो खेल है, इसलिए हर अधिकारी टोंक जाना चाहता है। मैं लोगों को कहता हूं कि आप नागौर चल लो, नहीं वहां पे है जो पोपो भाई का राज्य है, वहां मैं बैठा हूं। या तो वहां जेल में जाना पड़ता है और या बर्खास्त होकर घर जाना पड़ता है, 2 ही जगह है वहां पे। ये मेरे जो भाई पुलिस के और कुछ लोग वहां गए टोंक के, एक बार अपना सारा चेकअप करवा के उसके बाद नागौर के थाने, तहसील और जहां भी ज्वाइन करे, ज्वाइन करने से पहले ध्यान रखना, चुनाव आ रहे हैं, मेरे राडार पे रहोगे, मेरी निगरानी पे रहोगे। खा के चले भी गए तो वापिस निकलवा दूंगा जितना खाया, इस बात का ध्यान रखना आप सब लोग। मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि सरकार ने कह दिया बरसात हो गई, प्रशासन ने कहते नदी नहीं खोदोगे। नदी को 20 फुट 30 फुट तक खोद दिया, ड्रोन सर्वे हुआ, इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई, रिया में मुकदमे दर्ज हुए, बाड़मेर में मुकदमे दर्ज हुए। बद्री का जो मेन माफिया है, उसका पार्टनर है, उसके खिलाफ ये हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बद्री माफिया छोटा आदमी नहीं है, लेकिन हमसे बड़ा भी नहीं है। लोकतंत्र के अंदर अगर सबसे बड़ी ताकत है वो जनता की ताकत है, और हनुमान बेनीवाल जनता की ताकत से जीत के लोकसभा के अंदर गया है। पार्टी बना के इस देश में संदेश दिया। और तो और आप अखबार के अंदर ये भी पढ़ते होंगे कि एनडीए भी पीछे घूम रही है और यूपीए भी पीछे घूम रही है, लेकिन मैं दोनों के साथ नहीं हूं, अकेला लड़ाई लड़ रहा हूं। ये चीज भी आप लोगों ने देखी होगी। भाइयों, गठबंधन जनता के विश्वास के साथ आप धोखा नहीं करेंगे। जो कमिटमेंट आपके बीच किया, उस कमिटमेंट को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि वसुंधरा के समय 16 के अंदर, यहाँ जाकिर भाई भी बैठे होंगे और लोग भी बैठे होंगे, 16 के अंदर किस तरह निर्दोष किसान के बेटों को, जिस समाज की वसुंधरा अपने आप को बहू कहती थी, उस समाज के बच्चों को रावला, गड़साना और 16 के अंदर पानी की मांग कर बच्चों को गोलियों से भून दिया। याद करो भाइयों, वही वसुंधरा है और वही भारतीय जनता पार्टी है। मैं धन्यवाद दूंगा टोंक के मेरे नौजवानों को, ये डरते नहीं है, ये मैंने देख लिया। उस दिन नदी में बैठा था रात भर, अरे हमसे तो ज्यादा महिलाएं मजबूत है कि हजारों की तादाद के अंदर मातृ शक्ति वहां बैठी थी कि शंकर के परिवार को न्याय जब तक नहीं मिलेगा हम यहां से नहीं जाएंगे। भाइयों, अगर लड़ाई लड़ना सीखें तो टोंक से लड़ना सीखना चाहिए लोगों को। हो सकता कि यहाँ के नेता कमजोर हो गए, यहाँ के नेताओं को दीमक चाट गई, यहाँ के नेता खोखले हो गए, बातें बड़ी बड़ी करते थे, बातें मुख्यमंत्री की करते थे, वो करते थे, मंत्री की करते थे, और फिर टाइम टाइम फिस हो गया, आके देखो चुनाव आ गया, बस कुछ हुआ क्या? और उल्टा हमारे जैसे लोगों को और खराब किया। हमने गलती से समर्थन दे दिया था, 18 में भी दिया था समर्थन। मैंने 2018 के अंदर कहा था कि सचिन पायलट को अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक कांग्रेस को समर्थन करेंगे। जब सरकार गिर रही थी तो हनुमान बेनीवाल के तीनों विधायक
भारतीय जनता पार्टी के बेहतर विधायकों के साथ मानेसर में नहीं थे, लेकिन पायलट को सीएम बनाने की अगर पैर भी उस वक्त करी तो नागौर के सांसद ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री होगा तो पायलट होगा, तो हम तीनों विधायक सचिन पायलट के साथ खड़े रहेंगे। भाइयों, 2 बार हमने प्रयास किया लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। सचिन पायलट बीच में तो पार्टी बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं न कहीं वो कांग्रेस पार्टी के अंदर अब जाके लास्ट राउंड के अंदर कहता ना भाई आदमी थक गया, वो मुझे थका हुआ महसूस कर, मुझे ऐसा लग रहा है थक गए। वो पार्टी बनाने की सोच भी नहीं रखते। अगर पार्टी वो बना लेते और आरएलपी उनसे गठबंधन करती तो 125 सीट राजस्थान का नौजवान इस बार इस गठबंधन को देता। लेकिन आप चिंता नहीं करें, सचिन पायलट थक सकता है, हनुमान बेनीवाल थकने वाला योद्धा नहीं है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अंदर जब गुर्जर भाइयों की छाती पे गोलियां मारी जा रही थी, जब गुर्जरों के खून से सड़कें सनी हुई थी, उस वक्त हनुमान बेनीवाल बीजेपी के अंदर होते हुए भी उन गुर्जर भाइयों को न्याय दिलाने के सड़कों पे बैठा था। विधानसभा से लेके लोकसभा के अंदर भी आपने देखा होगा कि अगर लोकसभा के अंदर ये बात करने की मादा कोई रखता है कि राजस्थान में जाट हाईकोर्ट का जज बनाओ, गुर्जर हाईकोर्ट का जज बनाओ, मीणा हाईकोर्ट का जज बनाओ, मेघवाल बनाओ, मुसलमान बनाओ, हाईकोर्ट जज जरूरी है, ये मादा अगर देश के अंदर किसी सांसद में, वो नागौर के सांसद के अंदर है जो लोकसभा के अंदर इस तरह की बात इन समाजों की पैरोकारी करता है। लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते होंगे, लेकिन उन्हें भूल जाना चाहिए कि इस राजस्थान के अंदर 70 साल में खुद की जवानों के संघर्ष और उनकी उम्मीद से, बुजुर्गों का आशीर्वाद से अगर पार्टी बना के उस पार्टी को मान्यता दिला के अपना कुनबा आगे बढ़ाते हुए नौजवानों को लड़ना सिखाया, वो नागौर का सांसद था जिसने आरएलपी पार्टी का गठन किया, आपको झंडा भी दिया और मजबूत डंडा भी आपको दिया। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग जो यहाँ पार्टियां लेके आते थे और हमारे लोग हरियाणा और यूपी के नेताओं की ठगी का शिकार होते थे, अगर आपको हरियाणा उत्तर प्रदेश के नेताओं से दूर किया और उनसे आपका पीछा अगर किसी ने छुटाया, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आपके भाई ने हमेशा प्रयास किया कि नए राजस्थान का निर्माण हो। भाइयों, टोंक की बहुत बड़ी समस्या है। बिसलपुर जो टोंक का है, जयपुर पानी पी रहा है, लंबे समय से दूसरे लोग पानी पी रहे हैं, लेकिन बिसलपुर बांध के ओवरफ्लो पानी को टोलडी बेघरेड़ा बांध में डालने की जो मांग लंबे समय से चल रही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बार जब लोकसभा का सत्र होगा और विधानसभा का जो सत्र चल रहा है, मेरे तीनों पार्टी के विधायक बैठे हैं, इस मामले को पुरजोर तरीके से विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे और पार्लियामेंट के अंदर भी इस बात को उठाएंगे। भाइयों, ईस्टर्न कैनाल, ईआरसीपी चुनाव के समय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ईआरसीपी याद आ गई। दिल्ली में बैठे बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि ईआरसीपी राजस्थान इसको करेगा, और राजस्थान गवर्नमेंट कहती है कि दिल्ली वाले रोक लगा के बैठे हैं। इस ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए 13 जिले, अगर सबसे ज्यादा लोकसभा में किसी ने प्रयास किया तो नागौर के सांसद ने 1 दर्जन बार इस ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात करी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ईआरसीपी को लेके भी पूर्वी राजस्थान से बड़े आंदोलन का बिगुल बजाएंगे, और जब लोकसभा का सत्र चलेगा तो ईआरसीपी के मुद्दे की गूंज भी पूरा देश सुनेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, 2004 में बिसलपुर सिंचाई परियोजना के लिए 81,800 हेक्टेयर भूमि सिंचित होनी शुरू की, और फरवरी 2006 में उसकी अधिसूचना जारी हो गई सिंचित भूमि की। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में अब तक सिंचित क्षेत्र नहीं लिखा हुआ है, इसलिए सिंचित होते हुए भी आपको असिंचित का मुआवजा मिलता है। इससे बड़ा जो किसान विरोधी कोई है वो हो नहीं सकता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं,
जो भी सरकार के निर्णय हैं, जो अधिसूचना हैं, उनको हम यहाँ पे लागू कराएंगे। भाइयों, मुझे टोंक के अंदर लोगों ने बताया कि साहब यहाँ का सिस्टम फेल हो गया। मैंने कहा मुझे तो पूरा पता है, टोंक से ही तो लड़ाई की शुरुआत हुई थी। टोंक से जो एमएलए जीत के गए उनके साथ हमारे जैसे लोग हो गए, लेकिन जब वो खुद ही पीछे हट गए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय आपका है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। टोंक को भी ठीक करेंगे, टोंक के पुलिस के सिस्टम को भी ठीक करेंगे, प्रशासनिक ढांचे को ठीक करेंगे। जो भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार के अंदर टोंक का प्रशासन डूबा हुआ है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि टोंक के अंदर भी आपका खुद का राज आएगा। इतना विश्वास टोंक की धरती से मैं आपको दिलाना चाहता हूं। भाइयों, टोंक की बात करें या राजस्थान की बात करें, 2 दिन पहले आपने देखा कि शिक्षा के मंदिर, इस राजस्थान के सबसे बड़े दूसरे नंबर के विश्वविद्यालय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर एक दलित बालिका के साथ गैंग रेप की घटना घटित होती है। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को उठाती है। मेरे प्रधान राजू राम खोजा है, जो किस तरह पुलिस से उलझते हुए आपने को गिरफ्तारी भी दी, और राजस्थान की विधानसभा में क्योंतर के विधायक ने मामला उठाया और मेरे दोनों दलित विधायकों ने तख्ती लेके बेल में घुस गए और बहुत देर तक जद्दोजहद के बाद ये लोग बाहर गए। अगर दलितों के ऊपर अत्याचार का मामला भी कोई उठाता है, चाहे थानागाजी की रेप पीड़िता का मामला हो, दौसा के रेलवे स्टेशन पे अगर पुलिस झूठा मुकदमा दर्ज करती है, वो नागौर का सांसद है जो दलितों के लिए थानागाजी की रेप पीड़िता को न्याय दिलाने की बात करता है। खाजूवाला के अंदर जब मेघवाल बच्ची के साथ रेप की घटना होती है, वो नागौर का सांसद है। बाड़मेर में जब मासूम दलित बालिका की रेप के बाद हत्या होती है, वो नागौर का सांसद है। मुलजिमों को गिरफ्तार भी करवाता है, आर्थिक सहायता भी दिलवाता है, जाता है, प्रयास करता है। इस राजस्थान का ऐसा कोई कोना नहीं जब मुझे किसी ने बुलाया मैंने गया। मैं सारी जातियों के लिए लड़ता हूँ, सर्व समाज की बात करता हूँ, और सर्व समाज की बात करने वाले बहुत कम नेता है। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो मिला जुली का खेल है। आप देखिए, अशोक गहलोत ने बयान दिया कि अगर वसुंधरा नहीं होती और कैलाश मेघवाल नहीं होते तो मैं सीएम नहीं होता, मेरी सरकार गिर जाती। इससे ज्यादा मिला जुली का खेल क्या हो सकता बताओ। 2009 में जब मैंने आरोप लगाए थे, तब लोगों ने कहा था कि हनुमान जी को क्या हो गया, ऐसा कभी हो सकता है। अब इस बात की पुष्टि हुई 15 साल बाद कि गहलोत वसुंधरा एक है। ये भ्रष्टाचार और गैंगवार की घटनाएं जो राजस्थान के अंदर बढ़ी, हमारा शांत राजस्थान 23वें नंबर से अगर 1 नंबर पाया, उसके लिए कोई जिम्मेदार है? वसुंधरा गहलोत का गठबंधन जिम्मेदार है। माफिया राज अगर पनपा राजस्थान के अंदर, भू माफिया, शराब माफिया, पर्यटन माफिया, और अगर बद्री माफिया की गोद में कोई बैठा है तो पहले वसुंधरा और अशोक गहलोत की सरकार बद्री माफिया की गोद के अंदर बैठी है। भाइयों, एग्जाम देने जाते हो, वैकेंसी खुलवाने की बात करते हो, पेपर होने से पहले ही आउट हो जाता है। और कल मैं जब मीडिया के अंदर देख रहा था कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिस कांग्रेस के नेता को पकड़ा, उसने ये बोला कि मैं तो मंजू शर्मा और संगीता आर्य, जो मुख्यमंत्री के सलाहकार निरंजन आर्य की पत्नी है, उनके लिए वसूली करता हूं, ये पैसा मैं उनको ले जाके दूंगा। मैं मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, अब तो आपके सलाहकार की तरफ उंगली उठी है, आपके उस कांग्रेसी नेता की तरफ उंगली उठी है जिन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ा था, और वो व्यक्ति बहुत समय तक आपके शासन सचिव भी रहा था मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर, वो राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी भी रहा था। अब आप क्या कर लोगे उसका? आप बताएं मुख्यमंत्री जी, आप हमेशा सवाल जवाब करते हो। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि निरंजन आर्य की पत्नी पे अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, इसकी जांच कौन करेगा? मंजू शर्मा जो आपकी सिफारिश में बनी, ये कुमार विश्वास की वो है क्या? मंजू शर्मा कौन? वही है मंजू शर्मा, कौन सी वाली? अरे कुमार विश्वास की वही है क्या? कुमार विश्वास की पत्नी
मंजू शर्मा, जो मुख्यमंत्री की सिफारिश पे आरपीएससी की मेंबर बनी। ये तो दो हो गए जिन पे आरोप लगे। एसीबी में परिवाद दर्ज हुआ, लेकिन अगर सशक्त लोकायुक्त राजस्थान में होता, परिवाद की आवश्यकता नहीं थी। लोकायुक्त खुद ही इस मुकदमे को दर्ज करके अभी तक इनको गिरफ्तारी का आदेश दे सकता था, लेकिन सशक्त लोकायुक्त राजस्थान के अंदर नहीं है। मैं अपील करता हूं कि मुख्यमंत्री जी, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात आप करते हो, आपके तो खुद के कार्यालय में देवाराम सैनी पे आरोप लगे, निरंजन आर्य पे आरोप ये साबित करते हैं कि कहीं न कहीं आपके आसपास के लोग भी इसके अंदर मिले हुए हैं। महेश जोशी, जिसके बेटे पे आरोप लगे, नावा के विधायक पे आरोप लगे, धौलपुर के विधायक पे आरोप लगे, बेगू के विधायक पे आरोप लगे, आधे दर्जन से ज्यादा नेता हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाओं में, और भारतीय जनता पार्टी मौन है, वो देख रही है, वो मोदी को लेके आ रही है। और मोदी यहाँ ऐसे घूम रहे हैं राजस्थान में जैसे कोई वर्ल्ड के अंदर आदमी घूमता है। हर 5 दिन बाद एक जगह मोदी, हर 5 दिन बाद मोदी। अरे मोदी के चेहरे से कोई वोट नहीं देगा। अगर मोदी के चेहरे से सरकार बनती तो कर्नाटक और हिमाचल बीजेपी के हाथ से नहीं जाता। मोदी को भी आने दो। इस बार राजस्थान का नौजवान मोदी को भी सबक सिखाएगा। याद करो, सेना को ठेके पे किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने। 1000 किसानों को शहादत क्यों देनी पड़ी? तीनों कृषि बिल कौन लेकर आया? नरेंद्र मोदी की सरकार। भाइयों, हमारी पहलवान बेटियों का शोषण किसने किया? वो व्यक्ति कौन था? वो मोदी जी का खास व्यक्ति है। वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है। जंतर मंतर पे पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के लिए देश का सबसे पहला सांसद गया, वो नागौर का सांसद था, जिसने लोकसभा के नए भवन का बहिष्कार इसलिए किया कि मैं इसमें नहीं जाऊंगा उद्घाटन समारोह में, क्योंकि हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिला। थाने के अंदर जब उनको गिरफ्तार कर लिया, सरेआम घसीट के, जब हमारे देश के बच्चे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, उनको अगर प्रयास किया, उनका शोषण किया, तो भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार ने किया था। यूपीए राज के अंदर और बीजेपी के राज के अंदर एक फर्क मुझे जरूर नजर आ रहा है। घोटाले यूपीए ने बहुत किए, लेकिन इस राज ने पेट्रोल डीजल की कीमतें डबल कर दी। और इनके नेताओं के बयान कि अगर 7 स्टार होटल में खाना खाओगे तो 7 स्टार का बिल देना पड़ेगा, और ढाबे में खाओगे तो ढाबे का बिल दो, टोल देना पड़ेगा, टोल नहीं दोगे तो गाड़ी मत खरीदो। कितना दम्भ अहम इन लोगों के दिमाग के अंदर है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। 4 महीने चुनाव को बाकी है। मुझे तो शर्म आती है इस बात को कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस से भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम्हारी नेता वसुंधरा तो भ्रष्टाचार की जननी है, उसने तो भ्रष्टाचार को पैदा किया राजस्थान के अंदर। भूलो मत कि तुम किस पार्टी से आते हो। तुम्हारे कई नेता जिन पे भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं, तुम्हारे कई नेताओं की सीढ़ियां बाहर आई, जिस तरह कांग्रेस के नेताओं की सीढ़ियां राजस्थान ने देखी थी। तुम लोग अगर इस तरह की बात करते हो तो जनता के साथ सरासर धोखा। ये एक पर्ची आई बजरी के ठेकेदार के द्वारा प्रशासन की मिली भगत से बजरी के वाहन ओवरलोड भरवा रहे हैं। ये तुरंत प्रभाव से, ये तो हम लिख के दे ही रहे हैं, लेकिन बजरी का जो मामला है ये बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ा खेल है। और हम प्रयास करें कि इसकी जांच ईडी करे। और लोकसभा के अंदर जब मैं इस बार जाऊंगा तो पूरा पुलिंदा बजरी का ले जाके लोकसभा के अंदर मामला भी उठाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग नहीं करते। दुरुपयोग तो जरूर करते हैं, लेकिन हमारे कहने से उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये भी देख लेंगे। जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, जिस तरह नेताओं के नाम आ रहे हैं, ईडी की दस्तक तो राजस्थान में है, लेकिन ईडी संजय सूत्रे को गिरफ्तार नहीं कर रही है, आरपीएससी का चेयरमैन को नहीं पकड़ रही है। उन तमाम आरपीएससी के मेंबर जिन अरबों खरबों कमाए, घर बैठे अपने रिश्तेदारों को, अरे कहां जा रहे हो, रुको एक बार, रुको। ऐसे कोई राज मिलता है क्या? ये चलती है हर कहीं पे। भाइयों, ईडी पूछताछ की बात जरूर करती है, लेकिन करेगी क्या ईडी ये तो बताओ।
ईडी आ गई, ईडी आ गई, ईडी आ गई। लोग खुश हो रहे हैं कि ईडी आ गई तो सब ठीक होगा, लेकिन मुझे तो ईडी के अंदर ज्यादा कष्ट नहीं लगा। बजरी का मामला भी हम ईडी को सौंप देंगे, अगर इसके अंदर कुछ होना है तो हम देखेंगे। मुझे तो कम ही चांस लग रहे हैं, क्योंकि ये जो मिला जुली का खेल है इसके अंदर सब लोग मिले हुए हैं। भाई और राजस्थान के अंदर नशा जिस तरह बढ़ रहा है, मैं जिस इलाके से आता हूँ पश्चिम राजस्थान का इलाका नशे की प्रवृत्ति में डूबा जा रहा है। यहाँ का नौजवान इसमें एक एमडी अफीम डोडा पोस्ट इसका आदी हो गया। अगर हमारा जवान कमजोर हो गया तो किस तरह हम नई पीढ़ी नए देश के उसके निर्माण की बात करें। नए राष्ट्र का निर्माण जब होगा जब हमारा जवान मजबूत होगा, स्वस्थ होगा और वो इस देश को ठीक करने का प्रयास करेगा। ये जो हिंसक घटनाएं प्रदेश के अंदर हो रही है, जिस तरह माफिया पनप रहा है, जिस तरह भ्रष्टाचार अपराध पनप रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो बेरोजगारी है। 4 लाख खाली पद पड़े हैं और हमारी जो जमीनें बाहर की कंपनियां आती है, फैक्ट्रियां लगाते हैं। मैं बाड़मेर गया, पता लगा कांग्रेस का बड़ा नेता है, उसका भाई पार्टनर है। मैं बीकानेर गया, मंत्री कांग्रेस का नेता पार्टनर, हनुमानगढ़ कांग्रेस के नेता पार्टनर, भीलवाड़ा कांग्रेस के नेता पार्टनर, टोंक कांग्रेस के नेता पार्टनर। जो आपका बजरी का ठेकेदार जिस लीज का मालिक है, जिसके नाम से सेटिंग के नाम से लीज है, वो किन किन कांग्रेस के नेताओं का पार्टनर है आप सब अच्छी तरह जानते हो। किसके साथ उठता है, लंच डिनर कहाँ लेता है, वो कांग्रेस के नेताओं का पार्टनर है। भाइयों, जब बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो उस खेत की रखवाली कौन करेगा। हमें इस राजस्थान को बचाने के लिए इस बार नई सरकार राजस्थान के अंदर बनानी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 75 लाख नए मतदाता इस बार पहली बार राजस्थान में वोट करेगा। अगर 75 लाख नौजवानों ने यह सोच लिया कि 70 साल की व्यवस्था में बदलनी है। याद करो, आजादी के आंदोलन के अंदर अगर गरम दल नहीं होता तो देश को 50 साल आजादी नहीं मिलती। तांत्या टोपे, मंगल पांडे ने शुरुआत करी थी और भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन के अंदर जो शहादत दी थी, हिंदुस्तान के प्रत्येक घर के अंदर आजादी के आंदोलन की ललक आ गई और हर व्यक्ति कह रहा था अंग्रेजों चले जाओ, नहीं तो तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे, जिंदा जला देंगे। अंग्रेज डर गए और भाग गए हिंदुस्तान छोड़ के। इसी तरह राजस्थान के नौजवानों को अब अपनी भुजाओं को और मजबूत करना पड़ेगा। राजस्थान के नौजवानों को अगर पेपर लीक रोकना है, अपराध रोकना है, अगर आप चाहते हो कि हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सड़कों में सुरक्षित निकले, तो आपको कांग्रेस को घर बिठाना है और भारतीय जनता पार्टी को भी घर बिठाना है। आपको अपनी खुद की सरकार बनानी है और खुद की सरकार कौन सी होगी ये आप भी जानते हैं। इस प्रदेश में सत्ता छोड़ के सड़कों पे एक व्यक्ति लड़ रहा है जिसने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी किसान और जवानों के लिए, और गहलोत की सत्ता को ठोकर मारी सिर्फ आपके मान और सम्मान के लिए। आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना है, अपने भाई को मजबूत करना है। मैं ऐसा मजबूत नेता हूं, शायद मुझे कोई झुका नहीं सकता, टूट सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता। मेरे घर के अंदर किसी नेता की फोटो नहीं है, मेरे घर के अंदर फोटो मिलेगी तेजाजी महाराज की, देवनारायण भगवान की, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह की, या किसी ऐसे लोक देवता की जो कोई गाय के लिए जिसने शहादत दी, किसी ने सामाजिक समरसता को कायम रखने के लिए शहादत दी। ऐसे लोगों की फोटो हनुमान बेनीवाल के घर के अंदर मिलेगी। मेरे घर में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फोटो नहीं मिलेगी, गरीब किसान की फोटो मिलेगी, किसी नौजवान की फोटो मिलेगी। भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि टोंक से आप आज ये पढ़ लें, चुनाव से पहले टोंक की धरती पे भी वापस आऊंगा। आपने मुझे लड़ते हुए देखा है, अकेला व्यक्ति हूं। शुरुआत करी जब लोग कहते थे ये क्यों खराब हो रहे हैं, मंत्री बन जाते तो ठीक था। मैंने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना, मंत्री तो मैं 20 साल पहले ही बन जाता। मैंने कहा मैं संतरी बन के राजस्थान के अंदर मेरे किसान और जवानों की सेवा करूंगा, वीर तेजाजी महाराज के आदर्श इस राजस्थान की राजनीति में स्थापित करूंगा। इसलिए भाइयों, मैंने उस समय यह भी कहा था कि हमारे पायलट अगर सीएम बनते हैं तो गुजर भी हमारे भाई हैं, ये भी तेजाजी की जय बोलते हैं और हम भी बोलते हैं।
लेकिन मैं तो क्या कर सकता हूं, वो खुद ही जाके कोने में बैठ गए। मेरे पास उस चीज का इलाज नहीं। हनुमान बेनीवाल अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ेगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि 13 से 18 जो हमारे साथ लोग लड़ते थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बड़ी बड़ी डींग हाँकते थे, मेल की महारानी करते थे। वो महारानी के कदमों में जाके पड़ गए नीचे। आप देख रहे हो, सब लोगों को जानते हो आप कौन मेरे साथ था, कौन मुझे छोड़ के गया। हनुमान बेनीवाल ने कभी किसी को बीच रास्ते नहीं छोड़ा। अगर हाथ पकड़ लिया तो उसको अपना भाई मान के उसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई माना, गरीब को गणेश मान के सेवा किए, और उसी का परिणाम है कि लाखों लोग एक आवाज में आते हैं। राजस्थान का कोई सा भी कोना हो, मैं जाता हूं तो निश्चित रूप से मान और सम्मान आप मुझे देते हैं। भाइयों, आपने जो आशीर्वाद दिया उसका मैं ऋणी हमेशा रहूंगा, और आपको विश्वास दिलाता हूं जो वादे आपके बीच करके जा रहे हैं उनको पूरा करेंगे। क्योंकि ये हमारी अंतिम अभी की रैली है, नहीं तो हमें जयपुर में और रैली करनी पड़ेगी। मेरी इच्छा है कि आज सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ ली जाए या रुके। बताओ कि भाई टोंक के कलेक्टर के पास तो बिस्कुट या भुजिया मिल सकता है, आप ही जानते हो, ठीक है ना। और एसपी के पास कोई सामान नहीं, और जयपुर अपने से नजदीक है। अगर आप सारे साथ चलो, 70-80 की स्पीड गाड़ी चलाओ, तो मैं जयपुर की तरफ ले चलूं सबको। बताओ आप लोग, बोलो बताओ। अरे कहीं बीच में तो नहीं छोड़ दोगे ना मेरे को? कहीं ऐसा नहीं मेरी चले पीछे हो जाओ। तो मैं जयपुर तो घुमा के ले आऊं आप लोगों को। तो अपन जयपुर कूच करते हैं, बद्री माफिया का अंत बद्री की तरह कम करे, इसका ठेका निरस्त करे, और बद्री की जितनी भी पेनल्टी और गलत तरीके से बद्री खोदी है राजस्थान के अंदर, उसकी जांच करे, तो पेनल्टी लगाए और माफिया पे सरकार शिकंजा कसे राजस्थान के अंदर। मैं आपको आह्वान करता हूं कि आगे मैं चलूंगा और मेरे पीछे आप चलोगे। मेरे से आगे जाने की कोशिश मत करना आप लोग, ये ध्यान रखना। वो आगे जाने के बाद गड़बड़ हो जाती है, इसलिए आगे मैं चलूंगा, पीछे आप चलोगे। एक मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरे जाने के 5 दिन बाद टोंक प्रशासन ने, कुछ वो ठेकेदार के लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया था मेरे भाइयों पे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो उस मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसको खत्म करा देंगे, ये मैं भरोसा आपको दिलाता हूं। तब अपन अगले 2-3 मिनट बाद अपन कूच करते हैं। देखो बीच में मत जाना, ऐसा नहीं गाड़ी निकल पड़ो, कूच हो रहा है। मेरे साथ जिन की गाड़ियां हैं और जिनके दिल कमजोर है वो अपने गांव चले जाएं, और जो मजबूत है वो मेरे साथ जयपुर कूच की ओर स्पीड से चलें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं आगे चलूंगा, आप पीछे चलना। सरकार मानती है तो ठीक है, और नहीं मानती है तो आगे का रास्ता वही अपन तय करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों के साथ, सबसे आगे भाई साहब की गाड़ी रहेगी, उसके बाद सब लोग